अब गाइस मार्च महीने की करंट अफेयर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्च 2020 का रिवीजन सीरीज जो है ये चल रही है आप लोगों की। तो एप्रोप्रिएशन बिल 2020 और 21 की बात हो रही, तो आपसे पूछा ये जाएगा कि ये एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है ये एक मनी बिल होता है दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पॉइंट टू बी नोटेड, एक ऐसा मनी बिल जो कि अलाउ करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल कर जो है वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो कर सकती हैं, राइट, मतलब फाइनेंशियल ईयर के दौरान। तो ये होता है एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और एज पर आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता होती है। बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के सरकार जो है वो पैसे नहीं निकाल सकती। और ऐसा किस में लिखा हुआ है? तो ऐसा आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल 114 ध्यान में रखना, ये चीज भी आ सकती है, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास किया जाता है लोकसभा के द्वारा पहले, और उसके बाद फिर ये राज्यसभा में जाएगा। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड राज्यसभा हैज द पावर टू रिकमेंड एनी अमेंडमेंट्स इन द बिल। However, it is the prerogative of the Lok Sabha to either accept or reject the recommendation made by upper house of the parliament. तो राज्यसभा हालांकि रिकमेंड कर सकती है किसी प्रकार का अगर उसे अमेंडमेंट करना है तो, बट ये पूरा लोकसभा के ऊपर है कि लोकसभा जो है वो उस रिकमेंड को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। अब देखो क्या होगा अगर जब ये बिल जो है वो डिफीट हो जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया ये बिल और ये बिल पास नहीं हुआ, फिर क्या होगा? तो सिंस इंडिया subscribe to the Westminster system of parliamentary democracy, the defeat of appropriation bill and also the finance bill in the parliamentary vote would necessitate resignation of a government or a general election. तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एप्रोप्रिएशन बिल भी हो या फाइनेंस बिल हो, अगर ये पास नहीं होता ना तो सरकार जो है वो गिर जाती है, एक नया इलेक्शन जो है वो होता है। बट हालांकि ऐसा जो है वो आज तक टिल डेट तक जो है वो नहीं हुआ है। और गिलियोटिन क्या होता है गाइस? गिलियोटिन अगर इस प्रकार की टर्म पूछ ली जाए कि गिलियोटिन जो है वो क्या होता है, तो पार्लियामेंट्री टूल है ये टू क्लब ऑल अदर पेंडिंग सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। एक ऐसा टूल है जिसमें जितने भी, जैसे हाउस जो होती है ना, अब देखिए कई बार क्या होता है कि हाउस एंड होने वाला होता है, यानी कि सेशन जो है वो पूरा खत्म होने वाला होता है, मतलब आखिरी दिन होता है या एक दो दिन बचते हैं सेशन के खत्म होने के। तो क्या होता है कि एक साथ पूरे जितने भी डिस्कशन होता है उसको एक साथ जो है वो मतलब डिस्कस कर लिया जाता है। जितनी भी पेंडिंग चीज जो होती है ना उसको एक साथ जो है वो क्लब करके एक साथ रखकर जो है वो उसका डिस्कशन होता है। तो ये चीज जो होती है वो ग्लूयोटिन होती है। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज के बारे में। अब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की बात हो रही है। आपको शायद याद आ रहा होगा, आपने अगर रिवीजन सीरीज जो है वो कंटिन्यू करी होगी तो अपन ने मेरे ख्याल से जनवरी और फरवरी में इसके बारे में डिस्कस किया था, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में। अभी रिवीजन के दौरान ही डिस्कस किया था। तो वहां पर इस काउंसिल का इलेक्शन होना था, कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया, इसलिए टॉपिक न्यूज में था। तो देखो सेकेंड बोडोलैंड अकॉर्ड 2003 में हुआ था, राइट। तो उस समय हम लोग को देखने को मिला था कि फॉर्मेशन हुआ था बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का, बीटीसी का। और ये किसके अंडर आता है? अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि बोडोलैंड टेरिटोरियल जो काउंसिल है वो किसके अंडर आता है या किस प्रोविजन यानी कि किस शेड्यूल के तहत ये देखने को मिलता है, तो 6 शेड्यूल आपको ध्यान में रखना है। और जो एरिया बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के क्षेत्र अधिकार ज्यूरिसडिक्शन में जो है उसे ऑफिशियली जो है वो हम लोग बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर कोकराझार, चिरांग, उदलगोरी और बस्का, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हम लोग को इसके अंदर करीब 3082 गांव हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये देखिए आप आसाम में है ये। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जो क्षेत्र है या बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कहां पर है, तो आपको आसाम में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ पर ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक रिपोर्ट जो है वो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर लोकसभा में हमें देखने को मिली। आपको यहां पर थोड़ा सा टारगेट रखना है कि टारगेट सेट किया गया, याद रखना है आपको कि स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन सेकंड है उसके तहत ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस और वाटर प्लस, इसे कंप्लीट करना है 2024 तक, यानी कि ये टारगेट अचीव करना है 2024 तक, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कहा यह था कि द ग्राउंड सिचुएशन वाज नॉट मैचिंग विद द असाइंड टाइमलाइन, द प्रोग्रेस हैज बीन स्लो। तो पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन हो रहा था कि जो टाइमलाइन के तहत जो ये टारगेट जो सेट किया हुआ है वो शायद अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इस पे प्रोग्रेस जो है वो काफी स्लो चल रही है, राइट। बताया गया कि लेस देन 30% ऑफ द सिटी, 30% से भी कम सिटीज को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का टैग मिला है अभी तक, मतलब कि ये बात हो रही थी मार्च 2020 की। एंड 4320 सिटीज को डिक्लेयर किया गया था ओपन डेफिकेशन फ्री, एज लो एज
1276 सिटीज को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो है वो सर्टिफाई किया गया। तो ये वाली चीज थी, इसमें आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है, राइट। ये वाली चीज बस आपको ये थोड़ा सा टारगेट थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब देखो पहली चीज तो मैं आप लोग को ये कुछ बताना चाहूंगा कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस और प्लस प्लस के बारे में थोड़ा सा। तो ओपन डेफिकेशन फ्री तो एक तो ये होगा कि भाई खुले में शौच नहीं करना है, शौच मतलब खुले में शौच नहीं करना है, राइट, यानी कि डेफिकेशन जो है वो ओपनली नहीं करना है। तो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का मतलब ये था कि ये फोकस कर रही थी कि टॉयलेट विद वाटर के ऊपर, कि पानी जो होना चाहिए टॉयलेट के अंदर और हाइजीन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए वहां पर, और प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए टॉयलेट्स का। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस का फोकस किस चीज पे था कि सीपेज मैनेजमेंट और स्लज मैनेजमेंट के ऊपर, कि टॉयलेट जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड हो, राइट, उसमें सीपेज मैनेजमेंट हो यानी कि गटर वगैरह का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। वाटर प्लस ये अनाउंस किया गया था पिछले मतलब 2020 के पिछले साल 2019 में। इसका मेन एम ये था कि सस्टेन टॉयलेट्स बाय ट्रीटिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर, तो पानी का जो है वो इस्तेमाल किया जाए रीयूज करके, यानी कि पानी को ट्रीट करके उसका रीयूज किया जाए, ट्रीट किया जाए पानी को। एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू गवर्नमेंट फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन, तो सरकार आज की डेट में जो फोकस कर रही है कि पानी को बचाना है, पानी का संरक्षण करना है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो टॉयलेट्स में भी पानी जो इस्तेमाल होता है तो उसको सस्टेनेबल तरीके से उपयोग में लिया जाए, उसको ट्रीट किया जाए पानी को, राइट, वेस्ट वाटर को, और साथ ही साथ जो है वो रीयूज किया जा सके पानी को और बचाया जा सके पानी को। तो ये जल शक्ति अभियान जो सरकार का है, और यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 देखने को मिलता है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का जो है, आपको पता होगा कि 2030 तक यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना ये टारगेट है पूरे दुनिया भर का। तो उनमें से गोल नंबर 6 जो है वो इसी चीज के बारे में कहता है। तो देखो मेंस में इस प्रकार की चीजें कभी कभी आप उपयोग कर सकते हो, और मैंने आपको कई बार बता भी चुका हूं जब रेगुलर क्लासेस लेता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स है ना, आप एक बार उसको अच्छे से देख कर रखो, और आप उस टारगेट्स को मैं आपको मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं आप 80% आपके मेंस के क्वेश्चन में इन टारगेट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हर सब चीज जो है उसके अंदर है, मतलब कि उन टारगेट्स के अंदर है। अब देखो सेफ हैंड्स चैलेंज की यहां पर बात हो रही है, सेफ हैंड्स चैलेंज। तो ये कैंपेन है, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेफ हैंड्स चैलेंज जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। 2019-2020 कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है उस दौरान हमें देखने को मिला कि सभी को हाथ जो है वो रेगुलरली जो है वो धोते रहना चाहिए 40 सेकंड के लिए, क्योंकि ये वाली चीज बहुत ज्यादा चल रही थी ना कि हाथ बार बार धोते रहो, अभी भी कहा जा रहा है, अभी भी खत्म हुआ नहीं है, तो हाथ धोते रहना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करते रहना चाहिए। तो इसको लेकर जो है वो WHO का ये कैंपेन है। अब देखिए नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की यहां पर बात हो रही है। तो ये किसकी बात हो रही है, पहली चीज तो लैब्स की बात हो रही है। कैसी लैब्स, जो कि वेरियस चीजों की टेस्टिंग वगैरह करती है हमारी कंट्री के अंदर, राइट, काफी सारी चीजों की टेस्टिंग करती है लैब। अब इन लैब को मान्यता प्रोवाइड कराने के लिए, एक्रीडिटेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इस प्रकार से कि ये नेशनल बोर्ड है जो कि हमारी कंट्री के अंदर लेबोरेटरीज वगैरह जो है उनको मान्यता प्रोवाइड कराने के लिए हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और ये बोर्ड जो है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आती है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें गाइस तो ये 1997 में इसको सेटअप किया गया था, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसे सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और हमारी इंडियन इंडस्ट्री की 3 प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है। एक तो एसोचैम है, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और एक है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और एक है FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके द्वारा ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप की गई थी। इसका मेन एम ये है कि नेशनल क्वालिटी कैंपेन के थ्रू क्वालिटी को प्रमोट करना, कि हमारी कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल सके, और एस्टैब्लिश करना और ऑपरेट करना नेशनल एक्रीडिटेशन स्ट्रक्चर को, राइट। तो कि मतलब कि मान्यता प्राप्त लैब्स जो है वो हमारी कंट्री के अंदर हो, राइट, कि जो वेरियस चीजों की टेस्टिंग वगैरह करें। और इस लैब के अंदर भी हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो हमारी BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो उसके स्टैंडर्ड्स, वो जो स्टैंडर्ड्स जो सेट करती है उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करती है सब लैब्स। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके चेयरमैन जो है गाइस ये अपॉइंट किए जाते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जो इंडस्ट्रीज जो होती है ना उनके रिकमेंडेशन के आधार पर, जो भी सरकारी इंडस्ट्रीज वगैरह जो हमें देखने को मिलती है, यानी कि जिसकी अभी हमने बात करी 3 प्रीमियर इंडस्ट्रीज, तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो ये अपने रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर देन अपॉइंट करते हैं इसके चेयरमैन को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। अब देखिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 की यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसे ही आप
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में सुनो, आपके दिमाग में सबसे पहले तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज आनी चाहिए, ये यूनानी, आयुर्वेद, सिद्धा, सोवा, रिक्पा, तो ये चीज आनी चाहिए। और ये पर्टिकुलर जो बिल लाया गया था, इसका मेन फोकस था कि सबसे पहले तो कैंसिल करना, रिपील करना, हटाना इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1972 को, 1970 को, और उसकी जगह इंश्योर करना कि हमारी कंट्री के अंदर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो मेडिकल प्रोफेशनल है तो वो क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल की अवेलेबिलिटी हो, राइट। और ये बेसिकली रेगुलेट करे ये वाली बॉडी, जिसके लिए इन्होंने बोला कि एक बॉडी बनाई जाए, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि एक ऐसा नेशनल कमीशन होना चाहिए कि जो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो है वो रेगुलेट करे, राइट। इसके अंदर 29 मेंबर होंगे, अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें ये इसके काम वगैरह अभी उतने आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। इसमें ऑटोनॉमस बोर्ड बनाने की बात की गई, जो कि इसके अंडर होगी, इस नेशनल कमीशन के अंडर। इसके अंदर एक स्टेट मेडिकल काउंसिल भी है, राइट। तो ये फोकस करती है नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, कि जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वो उसके द्वारा बताए गए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, उसको कंप्लाई करे, राइट। तो ये वाली चीज है इसके फंक्शंस के अंडर। और इसके अलावा इसके अंदर हमें जो मेन जो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि एंट्रेंस एग्जाम की, इसमें एक यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा, और जिसमें एडमिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। और हर एक डिसिप्लिन जो है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गई, राइट। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सभी डिसिप्लिन में जो है वो अंडर ग्रेजुएट हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, कि जो भी कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, उसके लिए एक यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भी जो है वो एडमिशन के लिए करवाया जाएगा। तो इसका एक एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। तो ये वाली बात इन्होंने बताई। वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019 भी देखने को मिला, राइट। तो इसने हटाने की बात करी होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को। इसने भी यही बोला कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो है वो बनाई जाए, जिसमें 20 मेंबर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेगी, राइट। और रिकमेंड किया जाएगा इनके मेंबर्स को एक सर्च कमेटी के द्वारा। सर्च कमेटी में कौन होंगे, तो इसके अंदर 6 मेंबर होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, 3 एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी, जिनमें से 2 के पास जो है वो होम्योपैथी की फील्ड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगी स्टेट मेडिकल काउंसिल होम्योपैथी के लिए, स्टेट लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये वाली चीज है, जो जैसे ये बिल पास होता है उसके 3 साल के बाद ये करने की बात करी इन्होंने। इसके फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि हम लोग को ये नेशनल मेडिकल काउंसिल के देखने को मिले थे अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो बात करी थी उस पर्सपेक्टिव में। तो ये वाली चीज है। तो इसमें इतना आपको जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको सिंपल सी पता होनी चाहिए। अब देखिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ बैगर की यहाँ पर बात हुई थी कि बैगर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो तौर तरीके निकाल रही थी कि क्या स्कीम लेकर आई जाए, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर जो बैगिंग होती है, जो बैगर्स वगैरह जो होते हैं, उनको हेल्प की जा सके, जिससे कि वो बैगिंग जो है वो ना करें, राइट। उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सके कि काम वगैरह करके उनको उनमें स्किल डेवलपमेंट जो है वो किया जा सके। तो ये प्रीलिम्स के लिए हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। बट फिर भी एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये क्या है गाइस, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है ये बॉडी। इस बॉडी का क्या काम है, तो ये बेसिकली कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड है, राइट। 13 जनवरी 1992 को एक ये कंपनी जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बन गई, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रमोट करना, किन के लिए, जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर सेक्शन जो हमारी सोसाइटी का जो है, तो उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कराना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स उनको प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो कमाई कर सके, बैगिंग एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो, राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना स्कीम वगैरह जब भी आए उसको छोड़ना नहीं है, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कहाँ की स्कीम है ये, क्वेश्चन अगर आ जाए तो राजस्थान सरकार आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान सरकार की ये स्कीम है। 4 डिस्ट्रिक्ट पर इन्होंने पायलट बेसिस पर इस स्कीम को शुरू किया था, राइट। इस स्कीम के फीचर्स आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि ये क्या है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो पोषण नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो स्कीम है पोषण प्रोवाइड कराने की, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने की बात कर रही है, किनको, मदर्स को, मातृत्व लिखा हुआ है। तो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है ये। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपए ऑफर किए जा रहे हैं एक महिला को, उनके सेकेंड चाइल्ड के लिए 6,000 रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, राइट। और सरकार का मेन एम ये है कि 75,000 बेनिफिशियरी को हर साल जो है वो रीच करना, और एस्टिमेट है कि 45 करोड़ रुपए हर साल जो है ये मतलब स्पेंड करेगी, खर्च करेगी,
राइट। और इसके अलावा स्टेट स्कीम जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले चाइल्ड के लिए जो है वो बच्चों को मतलब यानी कि माताओं को बच्चों की देखभाल करने के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। और अब ये राजस्थान सरकार की जो ये स्कीम है ये दूसरे चाइल्ड के लिए ऑफर कर रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यहां से आपको उलझाया जा सकता है। ये फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, ये सेकंड चाइल्ड है, याद रखना। ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की स्कीम को, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के तहत जो है वो मदर्स को 5,000 रुपीज देती है। अब ये जिस भी मदर्स के सेकंड चाइल्ड होंगे तो उनको जो है 6,000 रुपए उन मदर्स को दिया जाएगा राजस्थान में। तो राजस्थान की ये स्कीम है। अब कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स बनाया गया था, राइट। इसका मेन काम क्या है, नाम से हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स, क्योंकि कोविड-19 के समय पे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो देखने को मिल रहे थे तो उससे डील करने के लिए टास्क फोर्स जो है वो बनाया गया था, राइट। इसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हेड कर रहे हैं। अब देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल 2020 की यहां पर बात हो रही है। तो ये बिल जो है गाइस ये लोकसभा ने पास कर दिया था, और 3 आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो गुजरात के अंदर है उनको मर्ज करने से रिलेटेड ये बिल था। 3 इंस्टीट्यूट जामनगर के अंदर है, राइट। और इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, गुलाब कुनवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस, राइट। तो ये चीजें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। अब विंडरश स्कैंडल की यहां पर बात हो रही है। विंडरश स्कैंडल, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ही आ सकती है। ब्रिटिश सरकार ने माफी मांगी है विंडरश स्कैंडल के लिए। मतलब कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया था ब्रिटोन्स ऑफ कैरिबियन ओरिजिन के लोगों के साथ, राइट, जो कि अरेस्ट कर लिए गए थे, इनको वापस डिपोर्ट जो है वो कर दिया गया था, राइट, इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर। तो ये क्या है, ये विंडरश है क्या, इसका मतलब क्या, ये समझो आप। तो देखो, विंडरश जनरेशन का मतलब ये है कि माइग्रेंट जो कैरिबियन कॉमनवेल्थ से आए थे यूके के अंदर, और उस समय उन्हें जो है वो यूके में रहने नहीं दिया गया था, और उन्हें जो है वो वापस भेज दिया गया था, और इवन उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ था। तो कैरिबियन क्षेत्र जो है, तो वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो एक टाइम पर यूके के अंदर आए थे और उनको वहां से भगा दिया गया था, राइट। तो इसके लिए जो यूके है, ब्रिटेन जो है वो उसने माफी मांगी थी। तो देखो, कैरिबियन वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हम लोग को, कैरिबियन वाला, जहां पर कैरिबियन सी हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो वाला हिस्सा हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, राइट, ये वाला हिस्सा, राइट। तो यहां से जो है वो लोग आए थे और उनको भगा दिया गया था। विंडरश जनरेशन जो है ये नाम दिया गया था, एक जो शिप जो लेकर आई थी, शिप जो थी जो इन लोगों को लेकर आई थी उसका नाम था विंडरश, राइट। और वहां पर करीब कहा जाता है कि कुछ 500,000 लोग, मतलब कि 5 लाख लोग जो है वो कैरिबियन आइलैंड से यूके जो है वो आए थे लेट 1940s के समय पर। तो उस समय हमें देखने को मिला था कि उनको भगा दिया गया था। तो इस चीज के लिए यूके ने जो है वो माफी मांगी है। तो ये विंडरश अगर आ जाए ना, तो आपको रिलेशन जो क्रिएट करना है वो कैरिबियन के साथ, कैरिबियन एरिया के साथ क्रिएट करना है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूके ने भगा दिया था यहाँ पर लोगों को। अब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की यहाँ पर बात हो रही है। तो 15 मार्च को ये मनाया जाता है। 1962 में 35वें यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने पहली बार कंज्यूमर राइट्स की डेफिनेशन दी थी। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टेट सिविल सर्विसेज में आ सकता है। 2020 की थीम ध्यान में रखना, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। पहली बार ऑब्जर्व किया गया था ये 15 मार्च 1938 को। और देखो, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल की बात करें गाइस, तो 1960 में ये बॉडी आई थी। ये ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को। एक लौती ऐसी इंडिपेंडेंट और ऑथोरिटेटिव ग्लोबल वॉइस है कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि पूरे दुनिया भर में कंज्यूमर के जो मुद्दे हैं वो उठाती है कंज्यूमर इंटरनेशनल, राइट। इसके पास 220 से भी ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है 115 कंट्री में। और कंज्यूमर राइट्स डे जो है गाइस इंडिया के अंदर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया था। और एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने साइन किया है एक एमओयू स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के साथ, जिससे कि जो है वो फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके, कि फार्मर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो एक्सपोर्ट हो सके APEDA की मदद से। तो ये वाला एक क्वेश्चन था, मतलब एक टॉपिक था जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट मेन जो चीज है वो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में आपको जानना। ये चीज यहां से जो है वो क्वेश्चन उठेंगे। तो ये स्टैब्लिश की गई है एक कानून के तहत, राइट, पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक कानून के तहत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि APEDA जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चीज आप ध्यान में रखना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
देखो नाम समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जितने भी एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड है उसको एक्सपोर्ट करने का काम करती है ये, राइट। जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, मीट हो गए और ये सब प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसको एक्सपोर्ट करने का इसका काम होता है। और इवन जो शुगर जो होती है, शुगर उसको इंपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके पास है। तो यहां से अगर क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए कि शुगर को इंपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो APEDA, आपको ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की बात हो रही है, तो APEDA और इनके बीच में जो है वो एक अभी MOU हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो APEDA के बारे में हमने देख लिया, अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सरकार ने इसे स्टैब्लिश किया था 1994 के समय पर। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि छोटे किसान है उनको फायदा कराने के लिए है ये। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको मिल सकता है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम के थ्रू, जिनका क्लोज एसोसिएशन मतलब कि जो संपर्क में रहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे कि बैंक्स वगैरह के साथ। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस एक प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट है जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इनको, SFAC को, स्मॉल फार्मर्स एसोसिएशन कंसोर्टियम को, राइट। और जैसे कि इनके वेरियस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको क्वालिफाई करने के पर्पस के लिए ये चीज की जाती है कि जिससे कि उनको अगर जब भी कैपिटल की आवश्यकता हो अपने किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उन्हें इंटरेस्ट फ्री, बिना इंटरेस्ट के जो है वो लोन मिल सके। और रोल जो होता है स्टेट SFAC का, ये एग्रेसिवली प्रमोट करना एग्रीकल्चरल बिजनेस प्रोजेक्ट्स को, और जिससे कि अल्टीमेट फायदा जो है वो किसानों को मिल सके, छोटे किसानों को मिल सके, राइट। तो ये वाली चीज है। अब देखो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 13 की यहां पर बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का ये प्लान है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग होता क्या है, पहले तो ये समझो आप। इसका मतलब ये होता है, ये एक प्रकार का फिनोमेना है जहां पर कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करने के लिए दूसरे टैक्स ज्यूरिसडिक्शन के अंडर चली जाती है। समझ में नहीं आया, आसान भाषा में समझो। जैसे फ्लिपकार्ट है, इंडियन कंपनी, ठीक है, बट क्या फ्लिपकार्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है? नहीं, सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो जिससे कि वो प्रॉफिट जो है वो अपना बढ़ा सकेगी। तो काफी सारी जैसे कि इंडियन कंपनीज वो क्या करती हैं, अपने टैक्स बेस को, मतलब इंडिया के टैक्स बेस को इरोड करती हैं इस प्रकार से, क्योंकि उनको दूसरी जगह पर लो रेट पर जो है वो, यानी कि लो टैक्स जो है वो उनको पे करना पड़ता है, जैसे कि उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। तो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करने के लिए ये इस प्रकार की चीज करती हैं। इंडिया के अंदर जुलाई 2019 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हम लोगों ने रेटिफाई किया, लागू किया, जिसके तहत कर्ब किया जा सके, खत्म किया जा सके इस प्रकार की एक्टिविटीज को, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को, राइट। तो ये मल्टीलैटरल कन्वेंशन है, इसे बेसिकली टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर को इंप्लीमेंट करने के लिए किया गया। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन 13 रिपोर्ट जो है उसे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट किससे एसोसिएटेड, तो आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। और देखिए इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कंट्री बाय कंट्री की इंफॉर्मेशन, मतलब कि इस प्रकार से जो कंपनीज वगैरह होती है ना, MNCs वगैरह जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो किस प्रकार से ऑपरेट कर रही हैं, वो कहां पर टैक्स पे कर रही हैं, राइट, और किस प्रकार से उनकी इनकम अलग अलग जगह से कहां से आ रही है, तो इसको जो है वो रिकॉर्ड इसका मेंटेन किया जाता है कंट्री बाय कंट्री के इस रिपोर्ट के थ्रू, राइट। तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो मिलता है। इससे समझने में आसानी होती है कि किस प्रकार से जो है वो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को जो है वो, इस इशू को जो है वो टैकल किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके। और आपको बता दें कि ये जो कन्वेंशन है गाइस, ये वाला जो हमें देखने को मिल रहा है, टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये वाला जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट और G20 बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को जो है वो टैकल किया जा सके वेरियस चीजों के थ्रू, प्रॉपर तरीके से टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जा सके, जिससे कि जो भी एक्सप्लॉइट गैप्स हैं, मिसमैच जो हम लोग को टैक्स रूल में देखने को मिल रहे हैं, उसको समझकर चेंज किया जा सके, लूप होल्स को जो है वो चेक किया जा सके। तो ये वाली चीज, तो आपको ये इसके बारे में ये थोड़ी सी चीज जो है वो समझनी है। सिंपल सा बस एक आइडिया होना चाहिए इस चीज से रिलेटेड। अब देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तौहीन करना बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट एक्ट 1971 है, इसके तहत हमें देखने को मिलता है कि दो प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर क्या आता है, तो सिविल कंटेम्प्ट के अंदर जब भी कोई व्यक्ति
जज के किसी जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है या किसी ऑर्डर को या डायरेक्शन को या रिट को या दूसरे पर्टिकुलर जो प्रोसेस होती है कोर्ट की, तो उसे जानबूझकर फॉलो नहीं कर रहा है, जानबूझकर उसका उल्लंघन कर रहा है, तो फिर वो सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है गाइस, कि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, कहकर, साइन दिखाकर, किसी प्रकार के विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो कोर्ट जो होती है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज जो है वो लग जाता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, राइट। आर्टिकल 129 जो है गाइस, ये ग्रांट करती है, प्रोवाइड करती है पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर तौहीन के लिए वो जो है, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहा है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार न्यूज में आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और आर्टिकल 142 क्लॉज 2 जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकती है और पनिश कर सकती है किसी भी व्यक्ति को उसके कंटेम्प्ट के लिए, उसकी तौहीन करने के लिए। और आर्टिकल 215 के अंदर हर एक हाई कोर्ट जो हमारी कंट्री के अंदर है उनको भी पावर दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब होता है, यानी कि कोर्ट की तौहीन की जाती है तो उसके खिलाफ उसके तहत एक्शंस लेने की, राइट। तो याद रखिएगा हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 215 के तहत जो है वो पावर है और 142 के तहत और 129 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ड्राफ्ट वाला ये बिल है, तो इस पर हम लोग जो है वो जाएंगे नहीं क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ड्राफ्ट वाली चीजें, क्योंकि ड्राफ्ट वाली चीजें जो होती है वो आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मैं आपको क्रिएट करता हूं अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की बात हो रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हमें देखने को मिलती है। इसने 156 कंट्री को रैंक किया और इसने बताया कि कौन सी कंट्री जो है वो कितनी हैप्पी है, हैप्पीनेस के इंडेक्स में कौन सी कंट्री कहां पर है, वहां के जो सिटीजन है वो कितने हैप्पी हैं, राइट। तो इस रिपोर्ट ने हमें देखने को मिला कि जो इंडेक्स जब ये तैयार करती है तो किन चीजों का ध्यान रखती है, पुअर मेंटल हेल्थ, लो स्कोर ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग, मतलब कि लोगों की जो सेहत वगैरह जो होती है उस मामले में, जब क्योंकि लोग की सेहत खराब होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कहां से खुश रहेंगे, और पुअर परसेप्शन अबाउट द गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, कि लोग बाग सोच रहे हैं कि यार वहां की सरकार जो है वो बिल्कुल बेकार है, या फिर कानून जो है वो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उस कारण भी लोग परेशान होते हैं ना, राइट। लोग मतलब उस कंट्री की इनकम हाई होने के कारण भी अगर वहां की सरकार ठीक नहीं है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो है वो थोड़े से वो रहते हैं, परेशान रहते हैं, राइट। तो इसके बारे में जो है वो ये जांच करती है, चेक करती है और फिर बताती है। तो इसने बताया कि फिनलैंड जो है वो दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, याद रखिएगा, और लगातार तीसरी साल फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बताई जा रही है। और इसके अलावा नॉर्डिक कंट्रीज जो है गाइस ये टॉप 10 के अंदर आ गई हैं। इसमें हम लोग को स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया देखने को मिल रही है, और इंडिया की रैंक 144th है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, इंडिया की रैंक और किसके द्वारा ये रिलीज की जाती है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन जो है तो उसके द्वारा रिलीज की जाती है, याद रखिएगा ये वाली चीज आप लोग। अब देखिए, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की यहां पर बात हो रही है, नाम से आ रहा है सर्विलांस, यानी कि मॉनिटरिंग करना किसकी, डिजीज की, बीमारियों की, तो उसका ये प्रोग्राम है। ये इनिशिएटिव किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। 2004 में इसे शुरू किया गया था वर्ल्ड बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से, याद रखिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मजबूत बनाना, मेंटेन करना एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरीज को, जो आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम जिसमें हो, राइट, कि कहीं पर भी एकदम से अगर कोई बीमारी तेजी से फैल रही है तो उसको जो है वो तुरंत ट्रैक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, इसके लिए ये है। टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू आउटब्रेक्स इन अर्ली राइजिंग फेज थ्रू ट्रेन्ड रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जो ट्रेन टीम जो होंगी, यानी कि जिनको ट्रेनिंग मिली होगी कि पता करने की कि किस प्रकार से जो है वो डिजीज बढ़ रही है, फैल रही है, जैसे कि ट्रैक किया जा सके उस डिजीज को और तुरंत एक्शंस लिए जा सके। तो ये इसका मेन फोकस है, ठीक है, मॉनिटरिंग का। तो ये वाली चीज बस आपको सिंपल सी बस थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। अब देखो, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, बुनकर बुनाई करते हैं ना, कौन बुनाई करता है, जो वीविंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्वेटर बुनते हैं ना, तो वाली चीज हो रही है यहाँ पर। तो जो भी वर्कर जो है, जो हैंडलूम वीवर वर्कर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज जो है वो प्रोवाइड कराना। तो ये इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन फोकस है, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, याद रखना, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, बुनकर मतलब कि जो वीविंग सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें किस एज ग्रुप के महिलाओं को, ये 51 से लेकर 59 ईयर्स की जो एज ग्रुप की महिलाएं हैं, और मतलब लोग हैं, नॉट इवन महिलाएं, मेल फीमेल बोथ, तो उनको जो है वो इसका बेनिफिट दिया जाता है। और इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स
हमें देखने को मिलती है। और इसका बेनिफिट जो है वो LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में हम लोग को कंपनी देखने को मिलती है। और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी के पैसा जो है वो चला जाता है, यानी कि जब वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है वो पैसा चला जाता है। ठीक है, तो देखो आज थोड़ा कम कर रहे हैं, आज काफी कम जो है वो टाइम मिला था मुझे ये आप लोग के लिए लेक्चर प्रिपेयर करने का, बट फिर भी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाए। अब होपफुली कि बिल्कुल टाइम पर ये रेंडर हो जाए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि फाइल्स बड़ी होने के कारण रेंडर होता नहीं है। वैसे आज छोटी फाइल है, तो कल से जो है वो हम लोग शुरू करेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे मार्च के महीने को। और मेरे ख्याल से कितना बचा है आप लोग का मार्च के महीने में, मेरे ख्याल 2-3 क्लासेस में अपन मार्च के महीने को फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा स्लो हो गया ये। और बाकी अभी मैं आप लोग के लिए एक और प्लानिंग कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स 2021 के लिए जनरल स्टडीज का भी स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स तो आपका ये चल ही रहा है, स्टैटिक पोर्शन की भी एक क्लास शुरू कर दूं। एक फ्री क्लास रहेगी सभी के लिए, जो कि आपको बेनिफिट प्रोवाइड करा सके इसमें आपके प्रीलिम्स में, राइट। बाकी अगर आपको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव क्लास चाहिए सिलेक्शन के लिए तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो 971313282838 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।